डियर स्टूडेंट्स, होम साइंस की क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर अलका पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। आज की क्लास में हम बौद्धिक विकास यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जीवन में शारीरिक विकास जितना महत्वपूर्ण है उतना ही मानसिक विकास भी अर्थात बुद्धि का विकास भी अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य श्रेष्ठतम प्राणी अपनी बुद्धि के कारण ही समझा जाता है। बुद्धि सिर्फ वंशानुक्रम पर ही आधारित नहीं होती, बल्कि इसके लिए उपयुक्त वातावरण की भी आवश्यकता होती है। कुछ बालक जन्म से ही मंद बुद्धि वाले होते हैं और कुछ प्रखर बुद्धि वाले, परंतु अच्छा वातावरण देकर इनका उचित बौद्धिक विकास किया जा सकता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बुद्धि क्या है। आफ्टर ऑल, व्हाट इज इंटेलिजेंस? दैनिक बोलचाल की भाषा में बुद्धि या इंटेलिजेंस एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से करता है, लेकिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसका व्यापक अर्थ है और इसके अनुसार बुद्धि से तात्पर्य सीखने की योग्यता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, तर्क करने की योग्यता, विभिन्न पहलुओं को पहचानने की योग्यता और नवीन वातावरण में समायोजित होने की क्षमता है। इसलिए बुद्धि में केवल एक ही गुण समाहित नहीं है, बल्कि यह तो गुणों का समुच्चय है। कहने का अर्थ है, बुद्धि एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को नित्य परिवर्तित परिस्थितियों में भी समायोजित होने की क्षमता प्रदान करती है। ध्यान रहे, बुद्धि कोई मूर्त वस्तु नहीं है, बल्कि यह अमूर्त है। इसलिए केवल इसके प्रभावों और परिणामों को ही जाना जा सकता है। बुद्धि के आधार पर ही व्यक्ति की योग्यताओं का निर्धारण होता है और कुशाग्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि या मंद बुद्धि वाला व्यक्ति कहा जाता है। अब हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई बुद्धि की परिभाषाएं क्या हैं, कौन कौन सी हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बिने के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की वह क्षमता है जिसकी सहायता से वह किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उचित व्यवहार करता है, आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन ला सकता है और समय आने पर वह जान पाता है कि उसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है या नहीं। वुडवर्थ के अनुसार विगत अनुभवों और वर्तमान प्रत्यक्ष के आधार पर मानसिक समस्याओं को हल करने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। यानी डेली लाइफ में हमारे सामने नई नई समस्याएं आती हैं, हम अपने अनुभवों के द्वारा, दूसरों के अनुभवों के द्वारा और अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से उन समस्याओं का हल खोजते हैं, इसको भी इंटेलिजेंस कहा गया है। वैशलर के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की शक्तियों का वह समुच्चय या ग्लोबल क्षमता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है, तर्कपूर्ण चिंतन करता है और प्रभावपूर्ण ढंग से वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। इसी तरह से गैरेट के अनुसार बुद्धि उन समस्याओं को हल करने की योग्यता है जिसमें ज्ञान और प्रतीक के उपयोग की आवश्यकता होती है, जैसे कि शब्द, अंक, रेखा चित्र, समीकरण, सूत्र आदि। हेलर और फ्राइड, जो कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार शीघ्र अधिगम या अधिगम धारण करने की योग्यता ही बुद्धि है। टर्मन ने बताया है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है। तो इस प्रकार से अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने जो बुद्धि की परिभाषाएं दी हैं, उनके आधार पर यदि हम बुद्धि की प्रकृति देखें या नेचर ऑफ इंटेलिजेंस देखें, तो इसमें मुख्यतः 7 पॉइंट्स समझ में आते हैं। पहला, सीखने की योग्यता यानी एबिलिटी टू लर्न। बुद्धिमान बालकों में शीघ्र सीखने की क्षमता होती है। उन्हें जो भी कुछ सिखाया जाता है वह कम बुद्धि वाले बालक की अपेक्षा जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा,
समय के अनुसार तर्क की योग्यता, बुद्धिमान बालक समय के अनुसार तर्क कर लेते हैं। विविध वस्तुओं को पहचानने की क्षमता, नई परिस्थितियों में अपने ज्ञान का समुचित प्रयोग करने की योग्यता। 5वां, समस्याओं को हल करने की योग्यता। 6th, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। बुद्धिमान व्यक्ति सोच विचार तर्क विचार कर सकता है। बुद्धि अनेक शक्तियों का एक समुदाय है, हम ये कह सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपने अनुभव का प्रभावपूर्ण प्रयोग करता है, अधिक समय तक ध्यान केंद्रित कर सकता है और नई परिस्थितियों में संपूर्ण समायोजन करता है, नियंत्रण करता है और उसमें आत्म आलोचना की योग्यता होती है। तो ये थी बुद्धि की प्रकृति। अब हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे बुद्धि के प्रकार का। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस बच्चों अलग अलग तरह की होती है। कुछ लोग या बच्चे सामाजिक बुद्धि वाले होते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को कि इस तरह के व्यक्ति लोगों से मिलजुल करके रहना, समायोजन की क्षमता उनमें अधिक होती है और उनमें इस प्रकार की बुद्धि होती है, आस पड़ोस में सब जगह बना करके रखना और अपनी बोली से ही वो बहुत सारे काम निकाल लेते हैं। तो इस तरह की इंटेलिजेंस को सामाजिक बुद्धि या सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं। एक होती है अमूर्त बुद्धि, जिसे जनरली अपन इंटेलिजेंस का नाम देते हैं। इसमें आती है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। जिस व्यक्ति में इस प्रकार की बुद्धि होती है वह पढ़ने लिखने में होशियार होता है, सोचने में, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता उसमें अधिक होती है। तो ये आती है अमूर्त बुद्धि, जिसे जनरली हम बोलते हैं कि ये बच्चा पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, तो ये अमूर्त बुद्धि की श्रेणी में आता है। तीसरी तरह की बुद्धि होती है यांत्रिक बुद्धि या मैकेनिकल इंटेलिजेंस। इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्तियों में कारीगर, चालक, अभियंता बनने की क्षमता होती है या फिर कोई ना कोई ऐसी स्किल होती है जिसके की दम पर वो अपना कुछ अच्छा रोजगार कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार की इंटेलिजेंस बेसिकली होती है: अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि। अगर हम मेंटल डेवलपमेंट के एरियाज देखें कि कौन कौन से क्षेत्र हैं मेंटल डेवलपमेंट के, तो उसमें बेसिकली आता है बच्चों के अंदर सेंसेशन एंड परसेप्शन, यानी चीज़ों को देखना और समझना। उसके बाद अपना एक कॉन्सेप्ट बनाना कि ये पंखा है, अगर जैसे पंखे को देखते उन्हें लगता है गर्मी लगती है तो रोने लगता है, उन्हें लगता है पंखा, कूलर या एसी ये ठंडी हवा देगा। तो बच्चों को ये नाम तो नहीं मालूम होता इनका, ये भी नहीं मालूम होता कि ये बिजली से चलते हैं, लेकिन वो इस तरह से एक कॉन्सेप्ट फॉर्म कर लेते हैं। अटेंशन एंड इंटरेस्ट। कुछ बच्चे क्लास में बिल्कुल अटेंशन नहीं दे पाते हैं, उनका दिमाग इधर उधर घूमता है, तो वो इंटेलिजेंस की कैटेगरी में नहीं आता। फिर सोचने समझने की योग्यता, और इसके लिए आप लोगों ने 8th से लेकर के 12th क्लास तक में हिंदी में और इंग्लिश में बहुत सारे आपके पास एसेज आते हैं जो कि आपकी इमेजिनेशन को इंक्रीज़ करते हैं। जैसे यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता, या अगर आप कहीं जा रहे हो और आपकी ट्रेन ख़राब हो गई है तो आपने समय कैसे निकाला, या अगर आप कहीं पर एक अकेले कमरे में अगर कहीं बंद हो गए हो तो फिर आप वहाँ पर कैसे मैनेज कर रहे हो, ये सारा डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन। इसके अलावा भाषा विकास, बुद्धि का विकास और समस्याओं को सुलझाने की एबिलिटी, ये सभी क्षेत्र हैं मानसिक विकास के। जब हम इंटेलिजेंस की या बुद्धि की बात करते हैं तो एक शब्द हमारे दिमाग में आता है IQ, जिसे बोलते हैं इंटेलिजेंस क्वोशेंट। हिंदी में इसे बोलते हैं बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि या इंटेलिजेंस क्वोशेंट IQ क्या होता है? यानी जो व्यक्ति जितना अधिक इंटेलिजेंट होता है उसकी IQ टेस्ट्स करने पर, अगली कक्षा में हम IQ टेस्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, तो उसका IQ लेवल उतना ही हाई आता है। अब कुछ कारक हैं जो कि बुद्धि लब्धि को प्रभावित करते हैं। देयर आर सम रिलेटेड वेरिएबल्स दैट अफेक्ट इंटेलिजेंस क्वोशेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। पहला होता है बुद्धि लब्धि और व्यक्तित्व।
जिन बालकों की IQ अधिक होती है उनमें प्रतिस्पर्धा स्वतंत्रता की भावना अधिक होती है। जनरली देखा जाता है कि जो अपरिपक्व बच्चे होते हैं, जो कि 9 माह के पूर्व ही जन्म ले लेते हैं, उनकी बुद्धि कम होती है। लेकिन अध्ययनों से ये भी पता चलता है कि अपरिपक्व बच्चों की बुद्धि तीक्ष्ण होती है, क्योंकि उनका मानसिक विकास जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। बुद्धि का बच्चों स्वास्थ्य के साथ भी रिलेशन है। प्रायः देखा जाता है कि दुर्बल व्यक्ति वाले बच्चे, देखा गया है कि जो दुर्बल स्वास्थ्य वाले बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि का विकास भी कम होता है। एक और देखा गया है बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी में कि बुद्धि का जन्म तिथि के साथ भी संबंध होता है। इस संबंध को लेकर के अनेक अध्ययन हुए हैं और उनसे यह पता चलता है कि मार्च से सितंबर महीने में होने वाले बच्चों की बुद्धि अक्टूबर से फरवरी माह तक होने वाले बच्चों की बुद्धि से अपेक्षाकृत अधिक होती है। अर्थात मार्च से सितंबर महीने में पैदा होने वाले बच्चे अधिक बुद्धिमान देखे गए हैं। बुद्धि और परिवार के आकार का भी रिलेशन है। पूरा ध्यान न दे पाने के कारण बड़े परिवारों में बालक की बुद्धि का स्तर निम्न होता है। छठा कारक होता है बुद्धि और जन्म क्रम। पहली संतान हमेशा अधिक बुद्धि वाली होती है, ऐसा अध्ययनों से में देखा गया है। उसके बाद दूसरी और तीसरी संतान उतनी बुद्धिमान नहीं होती। बुद्धि और समायोजन। सामान्य बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा अधिक बुद्धि वाले बालकों में समायोजन की क्षमता अधिक होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे ही कोई भी संकट आता है, प्रॉब्लम आती है, तो ये बच्चे जल्दी से उस वातावरण में समायोजित हो जाते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। एक है IQ एंड सेक्स, बुद्धि तथा सेक्स। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये देखी गई है स्टडीज़ के द्वारा कि लड़के गणित और मैकेनिकल कौशल में आगे होते हैं तो लड़कियां भाषा या लैंग्वेज में। लेकिन आजकल तो देख रहे हैं हम कि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। लास्ट है बुद्धि लब्धि और आयु, IQ एंड एज। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि 16 वर्ष तक IQ बढ़ती है फिर घटने लगती है, लेकिन इसके बारे में विभिन्न मत हैं। बुद्धि लब्धि व्यक्ति के जीवन पर्यंत एक सी रहती है, लेकिन ज्ञान बढ़ता या घटता रहता है। यानी नॉलेज और इंटेलिजेंस, बच्चों इन दोनों के अंदर डिफरेंस देखा जाता है। नॉलेज जिसे हम ज्ञान बोलते हैं और बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। ज्ञान अर्जित करने की योग्यता नॉलेज है, जबकि बुद्धि एक जन्मजात अनुवांशिक शक्ति है। बुद्धि एक प्रकार की योग्यता तथा योग्यताओं का संयोगीकरण है, जिसमें व्यक्ति विवेकशील बनता है और अमूर्त चिंतन करता है, जबकि ज्ञान का क्षेत्र सीमित होता है। व्यक्ति किसी विषय में विद्वान बन सकता है। बुद्धि नष्ट होने से बौद्धिक क्षमताएं समाप्त हो जाती हैं, जबकि ज्ञान नष्ट होने से केवल एक ही क्षेत्र का विकास रुकता है। अच्छा, इंटेलिजेंस या बुद्धि के विकास में अगर हम देखें तो बाल्यकाल में 9 से 10 वर्षों तक बुद्धि का विकास तीव्र गति से होता है और फिर 11 वर्ष से विकास की गति मंद हो जाती है और 13 से 14 वर्ष में बुद्धि के विकास की गति फिर तीव्र हो जाती है। 18 वर्ष तक बौद्धिक विकास अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। लेकिन ज्ञान में ऐसा नहीं है। ज्ञान का विकास जीवन पर्यंत होता रहता है। हम लोग लर्न करते रहते हैं नॉलेज, और ये लर्निंग हर एज में चलती रहती है। तो ये बेसिकली डिफरेंस था बुद्धि के अंदर और ज्ञान में, इंटेलिजेंस और नॉलेज में। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है एग्ज़ाम में कि डिफरेंस बताइए इंटेलिजेंस में और नॉलेज में, तो आप ये बता सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट को पढ़ा, बौद्धिक विकास पढ़ा, और बौद्धिक विकास में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में सबसे पहले हमने इसका अर्थ जाना। उसके बाद विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा परिभाषाएं, बुद्धि की प्रकृति, बुद्धि के प्रकार,
ज्ञान और बुद्धि के अंतर मीन्स डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंटेलिजेंस का अध्ययन किया, और साथ ही आईक्यू और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जाना। थैंक यू।